प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास लखनऊ उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। पिछले 2-3 दिन से कार्यक्रम नहीं बना रहा था। कई बार होता है आप अपने निजी काम से इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, ये हमारा जो कार्य है कुंडली विशेषण का, इसे भी रोकना पड़ता है। जबकि इसमें जरा भी गुंजाइश नहीं है कि कुंडली विशेषण के कार्यक्रम को एक दिन भी रोका जा सके। मतलब कुंडलियाँ एकदम भरी पड़ी हैं और एक दिन भी अगर इधर उधर हो जाता है तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। उपस्थित हूँ आप सबके सामने। ये जो कुंडली आई है, मैंने कहा लखनऊ से, जैसे कि आप देख रहे हैं तुला लग्न और मीन राशि की कुंडली है। द्वितीय भाव में मंगल केतु के साथ बैठे हैं, धनेश होकर के धन भाव में स्वग्रही, गुरु स्वग्रही तीसरे भाव में, चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के शनि उच्च के, लग्न के अधिपति नीच के हैं, जिनका नीच भंग तो नहीं हो रहा, पर सामान्यतया मैं उसे कमज़ोर नहीं कहूँगा। सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में राहु कैसा परिणाम कर रहे हैं ये बताएंगे। नवमेश एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, इसका फल क्या होगा। दशम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना महत्वपूर्ण निर्णायक। इस कुंडली के लिए जो प्रधान प्रश्न है वो इसी चंद्रमा से केंद्रित है और उस प्रश्न का उत्तर इसी चंद्रमा से निकलेगा। और एकादशवें भाव के इस कुंडली का जो इन्होंने प्रश्न भेजा है, एकादशवां भाव सूर्य बुध इसे बलवान बना रहे हैं और गुरु से दृष्ट हो रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इस अच्छाई का प्रतिफल क्या होगा ये आज के कुंडली विशेषण के कार्यक्रम में जानेंगे। इसके साथ साथ दशमांसा चक्र में यहाँ के तृतीय भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं तो क्या परिणाम होता है। द्वितीय भाव में उच्च के मंगल, यहाँ उच्च के मंगल और यहाँ उच्च के मंगल। इस कुंडली का सबसे प्रमुख ग्रह कौन होगा, इस मंगल से याद आ जाती है। नवम स्थान के अधिपति सूर्य पंचम में उच्च के, नवम स्थान के अधिपति एकादश में बैठ करके पंचम से संबंध। नवम भाव के स्वामी थे सूर्य, अपने भाव से 4 घर आगे। नवम भाव के स्वामी उच्च के और धन भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, जबकि शुक्र 12वें भाव में और बुध यहाँ दशम भाव के स्वामी होकर के एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो चतुर्थ भाव में स्वग्रही गुरु तीसरे भाव में और यहाँ पे गुरु भाव के अधिपति के संग 3 शुभ ग्रह सप्तम भाव में। इन सभी विषयों पे चर्चा होगी। इस वजह से कुंडली विशेषण का कार्यक्रम ये होता है और इससे फ़ायदा क्या है। ये मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली है, ये आप क्यों देख रहे हैं, क्या मतलब है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्यों देख रहे हैं। इसके देखने का प्रधान कारण क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर वाले ये कहते हो कि किसी दूसरे की कुंडली देख करके तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। इसका एक उत्तर जो मिल सकता है वो सबसे प्राथमिक स्तर पे कहें या बड़े स्तर पे कहें, और वो ये है, जैसे जैसे ज्योतिष का विस्तार होता गया उसमें कुछ भ्रांतियां भी जुड़ती गईं। कोई भी विषय, विज्ञान एक समय पे आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है, दूसरे ही पल आपके विनाश का कारण भी बन जाता है। इस हिसाब से जब कभी भी आप किसी दूसरे की कुंडली देखते हैं और उसमें, जैसा मैं बताता हूँ, उसमें प्राचीन परंपराओं के सूत्र जो बनाए गए हैं हमारे आचार्यों के द्वारा, मैं ज़्यादातर वो बताने की कोशिश करता हूँ। आज तक मैंने कभी भी अपनी कुंडली विशेषण के कार्यक्रम में गुरु चांडाल और काल सर्प जैसे विषयों के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, बल्कि इनसे आपको दूर ले जाने की ही कोशिश की है। क्योंकि कई बार मैंने क्या बात कही कि जैसे जैसे ज्योतिष का विस्तार हुआ है इसमें कुछ न कुछ अलग अलग पेज जोड़ते गए हैं और वो पेज भ्रांतियों से संबंधित थे। और ये इसमें अलग किसी और ने ये बात नहीं लिखी थी। वो पेज जो ज्योतिष में भ्रांतियों का जुड़ा था वो इसके ही कमज़ोर बुद्धि के नक्षत्र सूची नाम से सूचीबद्ध होने वाले आचार्य थे, जो वस्तुतः आचार्यों की परंपरा को दूषित करके अपनी बातों को रखने के लिए किसी भी तरीके से सामने वाले को भ्रम में ले जाते थे और उसे उस कुंडली का दोष बता करके उस दोष के नाम पे भरपूर पैसा कमाते थे, जिसका ठिकरा ब्राह्मणों के मस्तक पे फूटता था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कुंडली विशेषण के माध्यम से या ज्योतिष जैसे विषय को अध्ययन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि आप कभी डरे नहीं,
आप कभी हताश ना हो, आपके जीवन में कभी निराशा का माहौल न रहे और आप हमेशा ही अग्रसर होते रहें। नए पथों का मार्गदर्शन आपको मिलता रहे लोगों से और ज्योतिषियों से, और वो आपको कभी डराए नहीं और कभी आपका लाभ न उठाए। मेरे पास एक बहुत पहले कुंडली आई थी, बहुत पहले क्या, मुश्किल से 2024 के अक्टूबर नवंबर में। बड़ी सिंपल सी भाषा में आपको समझा दूं। उस लड़की ने मुझे कहा कि मुझे मेरे ज्योतिषी ने कहा कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगे तब तुम्हारी कुंडली के ग्रह ठीक होंगे। मैं अपने इस गद्दी की सौगंध खा करके ये बात कहता हूँ। ऐसे ज्योतिषियों से भी हमें बच के रहना होगा। उसने क्या बात कही कि तुम मेरे साथ ऐसे कुकृत्य करोगे, कुकर्म करोगे, तब तुम्हारी कुंडली के ग्रह ठीक होंगे। ये ऐसे आजकल के नए नए ज्योतिष हैं और नए नए आचार्य हैं। भगवान उनकी बुद्धि सिद्ध करें और ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो कहने का अर्थ है हमें इन सभी चीज़ों को दूर लेके जाना है और अपने आप को शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध बनाना है। इस वजह से हम कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम देखते हैं, ताकि हम कभी उलझे नहीं और फंसे नहीं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे इनकी जन्म कुंडली के पंचांग से। पंचांग बनता है भाद्रपद और अश्विन। ऐसे जातक देखने में बड़े सुंदर और दक्षिणायन में जन्मे होने से इनकी जन्म कुंडली के जितने भी पापग्रह होंगे, जैसे शनि, जैसे मंगल, जैसे राहु, जैसे केतु, ये चारों ग्रह के बलवान हो जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण भी होगा और उसे अपने आप को सिद्ध भी करना पड़ता है विषम परिस्थितियों से। जन्म होता है जातक का मंगलवार का, और मंगलवार इस कुंडली के लिए मंगलवार के अधिपति हैं, स्वग्रही हैं, शनि और गुरु के प्रभाव में हैं। लेकिन किसी भी ग्रह का बदलाव नहीं हो रहा है चलित चक्र में, सिर्फ ये सूर्य 12वें जा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ सिर्फ सूर्य ने अपनी राशि बदली है, भाव बदली है, राशि नहीं। जन्म होता है मंगलवार वार के अधिपति इस कुंडली के लिए मार्केश होते हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, राहु केतु के संपर्क में हैं। इस वजह से जो इस कुंडली का प्रधान मारक ग्रह होगा वही इस कुंडली का मारक होगा। मतलब मंगल इस कुंडली के मारक ग्रह बनेंगे। जातक को अग्नि, ऑपरेशन, पेट में भयंकर गर्मी से मृत्यु न हो, पहाड़ से गिरकर, नदी नाले पोखरे तालाब आदि से गिरकर उसमें डूब करके मृत्यु न हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उनसे बच के रहें। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और इनके शुभ होने के कारण जातक के जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और समृद्धि बनी रहती है। अच्छे भवन का मालिक होता है। और आगे बढ़ कर के बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। मैं इस नक्षत्र पे ही थोड़ी सी चर्चा कर दूं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसके जो स्वामी देवता होते हैं वो अहिर्बुधन्य नाम के देवता होते हैं। ओम अहिर्बुधन्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात बन पड़े तो दान निश्चित रूप से अमावस्या को ब्राह्मणों को या अपने कुल पुरोहित को आवश्यक रूप से करना चाहिए। स्वर्ण दान, चांदी दान, तांबे का पात्र हो, पीतल हो, ये सब दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। मीठे जल का दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए और साथ ही साथ गोदान आवश्यक रूप से करना चाहिए। मूलतया नक्षत्र ये शनि का है, पर इसके स्वामी देवता अहिर्बुधन्याय नाम के देवता हैं। इस वजह से इसी मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वस्तुतः मीन राशि के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है और ये पंचक नक्षत्रों में से एक माना गया है। धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 ऐसे नक्षत्र माने गए हैं जो पंचक नक्षत्र हैं। और इस नक्षत्र के जन्म होने से ये, चूंकि ये मीन राशि की कुंडली हो गई, तो मीन राशि, अब जरा ध्यान देखें, तो मीन राशि का समापन होगा और मेष राशि का आरंभ होगा। इस वजह से यहाँ पे मीन और मेष लग्न जो बना है वो तुला का बना है। अगर यही मीन राशि यहाँ बन जाती तो ये गंडांत लग्न में कुंडली चली जाती, जो और भी ज़्यादा असुविधा से युक्त हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में ही उच्च के शनि बैठे हैं। पर निश्चित रूप से ये अंतिम राशि तो बनी है ना, अंतिम राशि है जिसको बनना यहाँ था 12वें भाव में और बन गई है 6ठे भाव में। तो पेट से संबंधित समस्या कई बार परेशान करती है और दूसरा व्यक्ति के पैरों से संबंधित समस्या भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये पादतल की राशि होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि ये पादतल की राशि है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को पैरों से संबंधित समस्या भी देखने को मिलती है।
और कई बार उसे पैरों में पसीना या कई तरीके की समस्या पैरों में आ सकती है और पेट से संबंधित समस्या व्यक्ति को परेशान कर सकती है। हमें यहाँ से बचना होगा। बाकी ऐसे इस कुंडली में कोई लंबी और बड़ी बीमारी का योग नहीं बना हुआ है। पाचन तंत्र शुक्र 12वें भाव में बैठ करके कमज़ोर करेंगे और क्या क्या परिणाम होगा आगे बढ़ के और भी बताऊंगा। शूल योग के कारण व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी परेशानी, कोई एक ऐसा घाव जो जीवन भर व्यक्ति को सालता रहता है, परेशान करता रहता है, मानसिक कष्ट देता रहता है। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति में जियो और जीने दो का सिद्धांत सामान्यतया राजसिक गुणों का प्रभाव ही रहता है। ऐसी अवस्था में हमें अपने तत्व का विस्तार करना है और अपने आप को शुद्ध और सात्विक बनाने के साथ साथ श्रेष्ठ और मजबूत भी बनाना है। ये बात हमेशा याद रखने वाली होगी। तुला राशि, तुला लग्न अगर बन जाती तो कुंडली और भी बलवान होती। वैसे लग्न में शनि का उच्च का होना और उस पर किसी भी पापग्रह की कोई दृष्टि का नहीं होना, लग्नेश का 12वें भाव में जाना, ये व्यक्ति को जिम्मेदारियों से युक्त रखते हैं। और कुंडली में व्यापार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर ही अभी थोड़ी सी और चर्चा कर दूं तो व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहिए। भले 12वें भाव में नीच के शुक्र बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ रासायनिक चीज़ों का काम व्यक्ति कर सकता है। इसके साथ साथ व्यक्ति अपने पूर्वजों का काम 1000% गारंटी से ये बात कह रहा हूँ, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अपने पूर्वजों का काम व्यक्ति करेगा तो सफल होगा। 10वें भाव के स्वामी 6ठे में बैठे हैं, गुरु से केंद्र में हैं, शुक्र से दृष्ट हैं, केतु से प्रभावित हैं। इस वजह से व्यक्ति उसके पूर्वज जो काम करते आए हों वो काम करे तो ही सफल होते देखा जाता है। इसके अतिरिक्त छतरी बनाने का काम, जो बरसाती छतरी होती है उसको बनाने का काम, मत्स्य पालन से संबंधित सारे काम, जल में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे सिंघाड़ा बोलते हैं, पानी फल, हमारे यहाँ सिंघाड़ा बोलते हैं उसको, पानी फल। इसके साथ गुलाब, कमल, इन सभी चीज़ों के पौधे या फूल आप लगा सकते हैं या इससे संबंधित कारोबार कर सकते हैं। ऊन का काम भी आपकी कुंडली में बनता है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आप सर्जिकल चीज़ों का, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ये भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी या यूपीएससी की किताबें और उससे संबंधित जो चीज़ें जितनी भी होती हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, पुस्तकालय वगैरह भी, इन सब क्षेत्रों से संबंधित अगर कुछ बनाना चाहते हो, कोई लाइब्रेरी चलाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आप इतने सारे काम कर सकते हैं। पूर्वजों से संबंधित आप जो काम उठा लेंगे आप कभी असफल नहीं होंगे। व्यक्ति इसीलिए बेरोजगार है क्योंकि उसके पूर्वजों के द्वारा संरक्षित कारोबार अतिक्रमित होता गया। मैं अगर ब्राह्मण हूँ, ज़रा सोच के देखिए, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ये काम ज़्यादा सूट करेगा कि मेरे हिसाब से कौन सा काम और सूट कर सकता है? मेरे लिए ये सूट करेगा और मेरे लिए ये प्रशंसनीय भी है कि मैं अपने पूर्वजों का काम कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अगर मैं जो कुछ भी काम करूँ जिसे मेरा शास्त्र और मेरे पूर्वज आज्ञा नहीं देते हैं, उसमें मुझे दिलचस्पी भी होगी तो फिर मैं फिर भी असफल हो जाऊँगा। और यह हो सकता है कि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के मैं सफल होऊंगा। तो आप अगर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं तो अपने पूर्वजों का काम संभालिए। आप ढूंढिए, पूछिए क्या होता था, क्या करते थे, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली का पंचांग है और नक्षत्र की बात है। अब मैं आपको आपकी कुंडली के लग्न, नवांशा और दशमांशा में बैठे ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूँ। ये बात मैंने आपको इतनी बताई है, जरा ध्यान से देखें तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्धारण होता है वो उसकी कुंडली में बैठे लग्नेश, लग्न और चंद्रमा के अंशों से होता है। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में यहाँ देखेंगे तो 4 अंश 19 कला के बैठे हैं, अंश के बल से कमज़ोर हो गए। लग्न जो बना है वो 8 अंश 30 कला का बना है और लग्न के अधिपति जो शुक्र हैं वो 12वें भाव में नीच के हैं लेकिन अवस्थागत बलवान है। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति अपने लेवल पे उसका व्यक्तित्व बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दूसरों से धोखा खा सकता है और उसके पीछे ग्रह का प्रभाव, लग्नेश ठीक तो व्यक्तित्व उसका अपना ठीक। चंद्रमा का अंश बल कमज़ोर और लग्न का अंश बल कमज़ोर, इस वजह से अब उसको अपने आप को बाजार के हिसाब से बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग उसका लाभ उठाएंगे। और दूसरा, जो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इसका एक लाइन में, एक सेंटेंस में अगर परिभाषा देना हो तो मैं आपको आपके लिए बता दूं, ऐसे लोग जल्दी से किसी पे विश्वास करते हैं, उसकी गिरफ्त में आते हैं
और बहुत बड़ी धन हानि करते हैं, जिसका खामियाजा, जिसका दंश उन्हें जीवन भर झेलना पड़ता है। ये नक्षत्र का प्रभाव था जो आपको आपसे गलत निर्णय करवाता है और व्यापार की बड़ी हानि कराता है। दूसरा, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पे राहु, केतु और शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, शुक्र इस कुंडली के लग्नेश होकर के 12वें में हुए और चंद्रमा पे केतु की दृष्टि पड़ गई, तो अब व्यक्ति हमेशा एक पक्षीय ही विचार करने वाला होता है। उसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों के दोनों पक्षों का अध्ययन नहीं करता है। वो लाख चाहे जितनी बार भी कोशिश करता है, वो संतुलन बनाने में हार जाता है या संतुलन बनाने में असफल होता है। मेरे कहने का यहाँ पे अर्थ ये भी होगा कि लग्न में उच्च के शनि आपको आपके लेवल पे तो आपको अच्छा बना रहे हैं, पर वो अच्छाई किसी दूसरे के लिए सिद्ध नहीं हो रही, या दूसरा उस अच्छाई से, आपकी अच्छाई से, जैसे मैं अगर अच्छा हूँ तो सामने वाला मेरे इसी अच्छाई का लाभ उठाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा अंश बल से कमज़ोर, लग्न का मान अंश बल से कमज़ोर, और उस चंद्रमा पे केतु की दृष्टि है। बाकी इस कुंडली का पराक्रम भाव या मंगल, जन्म कुंडली में पराक्रम के कारक मंगल वर्गोत्तम हो जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थिति को अपनी तरीके से अपने फेवर में करने वाला होता है, और किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कैसे करना है, धन कमाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, अपनी वाणी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, पराक्रम के प्रति मेरा रवैया क्या है, मैं पराक्रम को किस हिसाब और किस दृष्टिकोण से देखता हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें मेरा सकारात्मक और नकारात्मक भाव कैसा है, इन सभी विषयों का अध्ययन जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के मंगल, जो अपने पराक्रम से व्यक्ति को धन कमाने को कहते हैं और उसमें उसको सफल भी कराते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो जन्म कुंडली का लाभ भाव संरक्षित और सुरक्षित बना है। गुरु की दृष्टि अगर केंद्र पे होती, जैसे सूर्य पे नहीं होती या सप्तम भाव पे नहीं होती, भाग्य भाव पे नहीं होती, तो ये गुरु और भी ज़्यादा इन दोनों भावों को कमज़ोर कर देते, या ये कह सकते हैं कि ये दोनों भाव और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते। पर व्यापार भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, व्यक्ति स्वयं का रोजगार करे स्थापित, तभी जाकर के वो सफल होगा। और जन्म कुंडली में गुरु यहाँ तीसरे भाव में बैठे हैं, उसको अपने भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन सबसे ही उसको लाभ होने वाला है। वो उनके साथ भी अपने आप को लेकर के व्यापार को एक नई दिशा दे सकता है। गुरु की दृष्टि सूर्य और बुध पे पड़ने के कारण जातक भाग्यशाली और कम से कम चरित्रवान तो जरूर है, साथ ही साथ वो दूसरे के प्रति कभी भी उसका जो रवैया होता है वो बुरे बर्ताव वाला नहीं होता है। लग्न के अधिपति अगर शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को अपने पाचन तंत्र और अपने नियमित दिनचर्या पे फोकस कराना चाहिए और करना चाहिए। व्यापार मैंने कहा है, इस कुंडली का धन क्षेत्र द्वितीय भाव में मंगल, इस कुंडली के आधार पर ट्रांसपोर्ट और पूजा पाठ की सामग्री की दुकान, या इसके अतिरिक्त पूजा पाठ से संबंधित जितने भी कारोबार होते हैं, जितना, जैसे पूजन की सामग्री हो जाए, जहाँ पे कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है उसके आसपास कोई दुकान खोल दी जाए, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ देगा। इसके साथ साथ आप एक काम और भी मंगल के कारण कर सकते हैं और शुक्र के कारण कर सकते हैं, आप बैंकेट हॉल वगैरह भी खोल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हो सके तो इत्र से संबंधित काम और लेदर के जैकेट, लेदर के बैग, लेदर के जो जितने भी काम होते हैं आप वो भी कर सकते हैं। इतने सारी चीज़ें। दशमांशा चक्र पे फोकस करूंगा, इधर उधर की बात ना करके। मंगल स्वग्रही या उच्च के हैं, धन क्षेत्र ठीक है, धन आएगा भी। शुक्र यहाँ 12वें भाव में, शुक्र यहाँ मिथुन राशि में बैठे हैं, इस वजह से लाभ है। यहाँ पे सूर्य और बुध भाग्य भाव को, लाभ भाव को बलवान बना रहे थे। यहाँ पे बुध दशम भाव के स्वामी होकर के एकादशवें में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे थे। यहाँ पे बुध एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव को, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके पास अच्छा है। इस वजह से ही मैं ये बात कह रहा था कि आप अपने पूर्वजों का काम उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इस कुंडली में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक रूप से करना चाहिए। और चंद्रमा जो छठे भाव में बैठे हैं, इससे कम से कम व्यक्ति हारता और थकता तो नहीं है। और मैं ये बात बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि व्यक्ति को 100% उसकी अपनी अच्छाई की कीमत चुकानी पड़ी है, और आगे ऐसा न हो, इस वजह से इससे अभी से सीख लेने की आवश्यकता है। यहाँ तक मैंने इतनी बात बताई। अब इस कुंडली के विभिन्न ग्रहों से चंद्रमा के बीच की दूरी कैसी है, इससे कितने सारे धन के प्रभाव मजबूत हो रहे हैं, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा से तीसरे घर के राहु व्यक्ति को कभी भी अकर्मण्य नहीं बनने देते, और इसके कारण व्यक्ति धन कमाता है
और हालांकि धन बचाने में उसे दिक्कत होती है, कभी कभी उसे दाम्पत्य को भी संभालना पड़ता है और यहाँ पे कई बार आपको दूसरों की बातों को सुनने की आवश्यकता भी हो जाती है। चंद्रमा से छठे घर के बुध निर्णय लेने में मजबूती देते हैं अपनी दशाओं में, जबकि चंद्रमा से छठे घर के सूर्य व्यक्ति को बुद्धिमान और तेजस्वी बनाते हैं। उसी चंद्रमा से 7 घर आगे शुक्रदेव दाम्पत्य में पत्नी को कभी कभी रोग युक्त बनाने वाले हो जाते हैं, जबकि उसी चंद्रमा से 8 घर आगे शनिदेव आयु की वृद्धि तो करते हैं, पर कई बार वो यश मान पद प्रतिष्ठा धन दाम्पत्य परिवार को दूर भी लेके जाते हैं, या कई बार व्यक्ति के निर्णयों के कारण परिवार को आर्थिक परेशानियों का झेलना पड़ता है। चंद्रमा से 9 घर आगे केतुदेव धार्मिक और हृदय स्पर्शी बात करने वाला, सारभूत तत्व कोश को समझने वाला, और उसी चंद्रमा से 9 घर आगे मंगल व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से युक्त रखने वाला, साथ ही साथ भ्रम में नहीं जीने वाला भी बनाते हैं। उसी चंद्रमा से 10 घर आगे देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा धनवान सुखी और यशस्वी भी बनाते हैं। जबकि दशमांसा चक्र में यहाँ चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं और यहाँ धनु राशि में जा रहे हैं। राशि के अधिपति लग्न के चौथे घर में ये व्यक्ति के जीवन के सुख संपदा और ऐश्वर्य के प्रभावों को बढ़ा रहे हैं। दशा आने वाली है शुक्र की, हम अपने व्यय को संतुलित करेंगे और उसके बाद अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में हमें लाभ होगा। सप्तम भाव के स्वामी अगर द्वितीय भाव में नहीं बैठे होते, सप्तम भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में नहीं बैठे होते, सप्तम भाव के स्वामी अगर एकादशवें भाव में नहीं बैठे होते, तो निश्चित रूप से ये कुंडली व्यापार के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे जातक को करना व्यापारी है, और मैंने उपरोक्त जितने भी विषय कहे हैं व्यापार से संबंधित, उससे संबंधित आप किसी भी क्षेत्र से कारोबार करेंगे आपको लाभ होगा। व्यापार में भाग्य का सुख मिलेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। इतना ही नहीं, भाग्य भाव के स्वामी का पंचम भाव को देखना यहाँ भी सिद्ध करता है, यहाँ भी कहीं ना कहीं ये स्थिति मजबूत ही बन रही है। नवमांसा चक्र के आधार पर दाम्पत्य बहुत अच्छा है, पत्नी का सहयोग 100% से भी ज्यादा है। संपत्ति इकट्ठा करने के लिए मंगल की दशा कई बार मारक सिद्ध हो रही है, ये बात हमें याद रखनी होगी। इसके साथ साथ तुला लग्न की कुंडली के लिए राहु का अष्टम भाव में बैठना, मैं पूर्व में आपको कहा था कि इसके बारे में बताऊंगा। तो एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में एकादशवें में, और अष्टम भाव का चौथा भाव होता है एकादशवां। अष्टम भाव से 4 घर आगे का भाव बलवान है, अष्टम भाव से 4 घर आगे भाव पीछे भाव का स्वामी उच्च का है, और अष्टम भाव से 5 घर आगे नीच के शुक्र हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें अपने यश मान पद प्रतिष्ठा और इतना ही नहीं, अपने विद्या बुद्धि विवेक और कंसंट्रेशन पे, अपने रिसर्च पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं तो अष्टम भाव के राहु आपको कई बार भविष्य को भ्रम में लेके जाने वाला और बेवजह की चिंताओं में डालने वाला, आमदनी है तो उसे कहाँ खर्च करो इस बात की चिंता सताने वाला बना देते हैं। जबकि राहु की दृष्टि शुक्र पे लग्नेश के ऊपर है, इस कारण से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कई बार भ्रमित होते देखा जाता है। इसी राहु की द्वितीय दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे है, 7वीं दृष्टि, तो मंगल केतु का प्रभाव, और जन्म कुंडली में वहां पे मंगल अगर स्वग्रही नहीं होते तो धन और भी ज्यादा व्यक्ति को बचाए नहीं बचता। तो जो धन बचा है वो मंगल के ही कारण बचा है, और जो पराक्रम में सकारात्मक विचार बने हैं वो गुरु के कारण ही बने हैं। जो व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों का पूर्णतया पालन किया है वो उसी शनि देव के कारण ही किया है। व्यक्ति को जो अभी तक पद प्रतिष्ठा लाभ धन मान इतना जो कुछ भी मिला है वो इस सूर्य और बुध के कारण मिला है। दशमांसा चक्र के योग कारक ग्रह गुरु केंद्र में, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी लग्न में, मंगल उच्च के पंचम भाव के स्वामी होकर के, और पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में मंगल उच्च के, और साथ ही साथ बुध का प्रभाव पंचम भाव पे। सूर्य और शनि के कारण कभी कभी व्यक्ति के कारोबार में जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल भी होते नजर आ रही है। अब दशा के हिसाब से मैं बात करता हूं तो इस कुंडली में शुक्र की दशा अभी चलेगी 2026 के अप्रैल से। तो उस शुक्र की महादशा में राहु का अंतर जो 33 से लेकर के 36 तक चलेगा, उसी शुक्र की महादशा में शनि का अंतर जो 39 से लेकर के 42 तक चलेगा, और उसी शुक्र की महादशा में केतु का अंतर जो 45 से लेकर के 46 तक चलेगा। हमें आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और व्यापारिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। उस दौरान या हमें अभी से ही अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा पूजा में, और नित्य प्रति देवी कवच का पाठ
स्मरण करना होगा। इसके साथ साथ देवी मंदिर का दर्शन, ब्राह्मण को अमावस्या और पूर्णिमा को दान, वस्त्र में सफेद वस्त्र का दान, मीठे जल का दान, और इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो अशोक और जामुन के वृक्ष के साथ पीपल के वृक्ष का लगाना भी आवश्यक होगा। इस कुंडली में शुक्र के बाद जो सूर्य की दशा आएगी वो रहेगी 2046 से। तो 2046 से सूर्य की दशा में राहु का अंतर यानी कि 2047 से लेकर के 48 तक, और उसी सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर जो 2046 से 47 तक चलेगा। ये हमें दशाएं शांत रख करके बिताने की आवश्यकता होगी। ये 2052 तक की बात है। नक्षत्र के आधार पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में दान करना चाहिए। हस्त, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, पुनर्वसु, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दिन शनिवार और शुक्रवार का और साथ ही बुधवार का अच्छा रहेगा। अंक शास्त्र के आधार पर 5 अंक और 8 अंक बहुत अच्छे रहेंगे। मित्रता कुंभ और मिथुन वालों से करनी चाहिए, जबकि शत्रुता धनु, मेष और सिंह वालों से बिल्कुल भी ना करें। धन कमाने के लिए आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चुपचाप अपने घर पे रह करके भी धन कमाया जा सकता है। इस कुंडली का धन पक्ष मंगल के कारण और गुरु के कारण, साथ ही साथ शनि के कारण मजबूत हो रहा है। लग्न के अधिपति का 12वें जाना व्यय योग दिखाएगा। धन भाव के स्वामी का धन में बैठना, मेहनत करने के साथ, अनुभव प्राप्त करने के साथ व्यक्ति को धन आता है जीवन में। तृतीय भाव के स्वामी तृतीय में कम्युनिकेशन, भाग्य, लाभ, दान और बड़े छोटे भाई बहनों के साथ साथ व्यक्ति की सकारात्मक सोच उसे आगे बढ़ाएगी। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी का उच्च का होना कर्तव्य पथ व्यक्ति और अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे मंगल राहु, दूसरे भाव पे मंगल राहु केतु का प्रभाव जातक के धन को कई बार विदीर्ण और कमजोर करने का भी एक कारण बन रहा है। जबकि छठे भाव के स्वामी का स्वग्रही होना जीवन में विषम परिस्थितियां, चाहे दुश्मन कितने भी रहें, व्यक्ति उससे जीत ही जाता है, हारता नहीं है। उसका साहस कभी भी उसे कमजोर नहीं करने देता है। सप्तमेश का द्वितीय भाव में जाना, पत्नी को धन देने से ज्यादा कोशिश करें। धन उनके नाम पे इकट्ठा भले किए जा सकते हैं, लेकिन कैश पेमेंट उन्हें कम दें। उनके नाम पे संपत्ति इकट्ठा की जा सकती है और व्यापार खुद का आवश्यक रूप से करना चाहिए। अष्टम भाव के राहु व्यक्ति को मानसिक रूप से बड़ा परेशान करते हैं और ये आपको कहीं भी सोचने से विवश कर देते हैं, या कई बार आपके दिमाग में वो बात भी चल रही है जो बिल्कुल भी है नहीं। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करना और बहुत जल्दी किसी निर्णय पे पहुंच जाना या नहीं पहुंचना, ये सब राहु के ही कारण होता है। नवम भाव के स्वामी का लाभ में बैठना, भाग्य की थोड़ी चिंता करते हैं व्यक्ति फिर भी, लेकिन सूर्य और बुध आपकी कुंडली में बलवान होकर बैठे हैं और आप जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं आप उसे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। दशम स्थान के अधिपति का छठे भाव में जाना, पैतृक संपत्ति की वृद्धि, पिता का लाभ, पिता का कारोबार और पिता का कारोबार होने के साथ साथ पूर्वजों का कारोबार व्यक्ति आगे बढ़ाता है। एकादशवें भाव में एकादशवें भाव के स्वामी, यहाँ शनि, यहाँ मंगल, यहाँ गुरु, यहाँ सूर्य, ये 4 ग्रह अच्छे हैं। इस वजह से व्यक्ति बहुत अच्छी संपत्ति इकट्ठा करता है और बहुत अच्छी संपत्ति देखता भी है। 12वें भाव में नीच के शुक्र आपको पाचन तंत्र, नेत्रों से संबंधित, गले से संबंधित, पैरों से संबंधित समस्या देने वाले बन रहे हैं। क्लियर है? षडबल के आधार पर अगर बात करें तो बुध का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, गुरु और शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है। अष्टक वर्ग के आधार पर आपका व्यक्तित्व ठीक है। हमें वाणी को और भी ज्यादा संयमित करने की आवश्यकता है। गाली गलौज, मसाला और तीखा भोजन करने से बचें। पराक्रम बहुत अच्छा, संपत्ति भी बहुत अच्छी है। माता के सुख का प्रभाव बहुत अच्छा है। पिता से धन की प्राप्ति बहुत अच्छी है। इस कुंडली का यश, एजुकेशन थोड़ा कमजोर हो रहा है। नौकरी और व्यापार दोनों ही किए जा सकते हैं, लेकिन व्यापार ज्यादा। रिसर्च पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। आप वो काम कर सकते हैं जो दुनिया सोचती है। भाग्य का बल इस कुंडली में बहुत अच्छा है। प्राप्त आप निश्चित रूप से जितना चाहते हैं उससे ज्यादा करेंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। पर हाँ, आपको ऋण का लेन देन कमजोरी से और सावधानी से करना चाहिए। क्लियर है? विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर अगर बात करते हैं तो होरा चक्र के आधार पर शुक्र की दशा और उसके बाद अगर बात करते हैं तो सूर्य की दशा, दोनों ही दशाएं आपके लाभ के लिए सिद्ध होंगी। माता का सुख इस कुंडली में सामान्यतया रोग युक्त लेकिन ठीक ठाक है, उनसे इमोशनल संबंध अच्छा है, जबकि पिता का प्रभाव भी ठीक ठाक दिख रहा है। इसके साथ साथ संतान वगैरह का पक्ष आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। संतति क्रिएटिव होगी। भवन भूमि वाहन का सुख आपकी कुंडली में गुरु, मंगल, शनि की दशाओं में इस्तेमाल में आ सकती है। अब एक एक ग्रहों को अगर समझेंगे
तो यहाँ पे सूर्य जो बैठे हैं वो सिंह राशि में, यहाँ बैठे हैं वृश्चिक राशि में। सूर्य की दशा धन लाभ कराने वाली और संपत्ति की वृद्धि करने वाली होगी। चंद्रमा यहाँ मीन राशि में बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं सिंह राशि में। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। मंगल यहाँ बैठे हैं वृश्चिक राशि में, यहाँ बैठे हैं मकर राशि में, वर्गोत्तम है। इस वजह से अपनी दशा काल में वो आप में साहस और बल भरने की कोशिश करेंगे। बुध सिंह राशि में बैठे हैं, यहाँ मिथुन राशि में। बुध की दशा में व्यक्ति को पराक्रम का लाभ मिलेगा और सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं मिथुन राशि में। व्यापार, डेली दिनचर्या, नुकसान को कम करना और बहुत सारे लाभ के क्षेत्र को गुरुदेव बढ़ाने वाले बनेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में नीच राशि में कन्या राशि में बैठे हैं, यहाँ वो मिथुन राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा में चौपाया सुख मिल सकता है। शनिदेव उच्च के तुला राशि में, यहाँ मीन राशि के। शनि की दशा में हड्डियों का रोग और गैस संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। उनकी दशा काल में थोड़े बहुत कंपटीशन भी देखने को मिलेंगे। जबकि राहु मीन राशि में बैठे हैं और यहाँ बैठ रहे हैं वो कुंभ राशि में, यहाँ वृष राशि में, यहाँ कुंभ राशि में। इस आधार पर राहु की दशा में मानसिक अशांति कई बार आपको परेशान कर सकती है। इतनी सारी चीजें इस कुंडली में अरिष्ट चक्र के आधार पर अपने नाभि के क्षेत्र का ध्यान रखें। बुद्धि ठीक है, चेहरा ठीक है, वाणी ठीक है, व्यय भी ठीक है। हम एक बात और भी बता दें तो आपकी कुंडली का पेट ही सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।